आज की जो मेरी क्लास है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य में यूनिट नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि स्वयंसेवी संस्थानों का प्रबंधन और नियमन। तो पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा कि स्वयंसेवी संस्थाएं होती क्या हैं। और स्वयंसेवी संस्थाएं ये रिप्रेजेंट करती है एनजीओ को, और इसका पूरा नाम आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। इसको बोला जाता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक संगठन के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसको स्वैच्छिक संगठन के रूप में भी जाना जाता है। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि एनजीओ होती क्या है। एनजीओ क्या होती है? कोई भी मुझे बता सकता है एनजीओ क्या है? कोई भी व्यक्ति मुझे बता सकता है एनजीओ क्या होती है? एनजीओ गैर सरकारी संगठन। सर ऐसे संगठन जी सर ऐसे संगठन जो मतलब जो सरकार से इतर, सरकार से अलग होकर जो प्राइवेट होते हैं और जो लोगों की सहायता करते हैं कई प्रकार से, वो मतलब उनका आर्थिक रूप से आर्थिक लाभ उनका उद्देश्य नहीं होता है, केवल लोगों की सहायता करना उनका उद्देश्य होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन्होंने पंजीकरण के द्वारा वो रजिस्टर्ड होते हैं सर। अब आपसे अगर कोई प्रश्न आए तो आप विचार करें एनजीओ के बारे में कि एनजीओ क्या क्या कहती है। एक बात तो एनजीओ तय है, ये कहती है आप सभी से कि गैर सरकारी संगठन एक ऐसा संगठन है जिनके कार्य का आरंभ या संचालन सदस्यों के द्वारा या सदस्यों द्वारा किया जाता है, और इसमें कार्यकर्ताओं का वेतन, अगर आप कहें कि वेतन ना दिया जाए, वेतन से वंचित रखा जाए, तो वह एक प्रकार का जो काम हो रहा है वो गैर सरकारी संगठन में हो रहा है। गैर सरकारी संगठन में हो रहा है। जैसे इनका कहना था कि एनजीओ जो होता है एक निजी संगठन होता है जहां लोगों का दुख दर्द दूर करने को लेकर, निर्धनों के हितों का संवर्धन करने को लेकर, पर्यावरण को रक्षा करने को लेकर, सामाजिक सेवाएं प्रदान करने को लेकर, सामुदायिक विकास की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने को लेकर विभिन्न प्रकार कार्य, यही है एनजीओ, यही है गैर सरकारी संगठन। बस सिंपल सी बात है, गैर सरकारी संगठन किसको कहते हैं, यही इसी से आप लोग बता सकते हैं। यहाँ गैर सरकारी संगठन की जो नागरिकों की आवाज़ है वो अभिव्यक्ति करके, अभिव्यक्ति का मतलब आप सभी लोग पता है, बाहर निकाल कर सहभागी लोकतंत्र में उसको सक्षम बनाने की बात करती है, उसको सक्षम बनाने की बात करती है। ठीक है, तो ये है गैर सरकारी संगठन के बारे में कुछ स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर कि गैर सरकारी संगठन स्वैच्छिक संगठन के नाम से भी जानी जाती है। और स्वैच्छिक संगठन वॉलंटरी, जिसको आप लोग बोलते हैं, स्वयंसेवी बोलिए या स्वैच्छिक बोलिए या अलाभकारी बोलिए, उसी के तहत आती है। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है स्वैच्छिक संगठन का कि व्यक्तियों का समूह होता है जो बिना राज्य के नियंत्रण या स्वैच्छिक सदस्यता के आधार पर अपने सदस्यों के सामान्य हितों को लेकर प्रोत्साहन देने की बात करे, तो वही आपका कहलाता है स्वैच्छिक संगठन। प्राचीन काल से ही ये अस्तित्व में रहा है। इतिहासकारों के अनुसार स्वैच्छिक संगठन का इतिहास अगर देखा जाए तो एक रोटरी नाम आता है। अब रोटरी संगठन है। अब यही चीज़ें हैं, आप लोग फोकस नहीं करते। देखिए कितना अच्छा नाम दिया है, इंपॉर्टेंट नाम दिया है। यूजीसी में एक बार रोटरी संगठन करके प्रश्न आया भी है। तो 1839 बाद में रोटरी इंटरनेशनल का जिक्र प्रारंभ हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर आया, तो 1905 में आया, है ना। तो स्वैच्छिक संगठन का इतिहास अगर कभी प्रश्न पूछता है किस रूप में निकल के आया है प्राचीन काल के समय से, तो आप ये बात कह सकते हो कि सर 1839 में रोटरी एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में आया था। जब रोटरी 1905 में आया तो वह इंटरनेशनल संगठन के रूप में आया था। तो यहाँ से हमारा एक प्रश्न भी तैयार हो जाता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। अनुमान है कि 1914 में तक विश्व भर में 1083 स्वैच्छिक संगठन थे, 1914 तक में। ठीक है, जो दासता, महिलाओं और मताधिकार, निशस्त्रीकरण आदि के क्षेत्रों में काम कर रहे थे, इसमें काम कर रहे थे। ये 1083 जो स्वैच्छिक संगठन थे। मैं एक बार ज्वाइन करता हूँ भावना तिवारी को। ठीक है, तो ये चीज़ें थी।
है ना? क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? एक बार जरा स्पष्टीकरण करें, स्पष्टीकरण करें। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे हमें पढ़ना होगा, पेपर टफ बनाएंगे आप लोग। अगर आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं जा रही है तो फिर आप अभी मैंने 2 ही चीज़ सिर्फ बताया है, बस वही चीज़ आपको ध्यान रखना होगा रोटरी को लेकर। आगे बात करते हैं। वर्तमान काल में जो प्रचलित अवधारणाएं हैं, उस प्रचलित अवधारणाएं की दृष्टि से गैर सरकारी संगठन का उद्भव का मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें तो 1945 माना जाता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आया था। अब आप सभी लोग इस बात का विचार करें कि एक सोसाइटी है जो भारतीय समाज पंजीकरण अधिनियम लाया गया था 1860 में, उसके तहत भारत में लागू एक्ट के तहत किसी भी साहित्यिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ उद्देश्य से जुड़े किसी भी 7 या उससे अधिक एसोसिएशन के बारे में या उसके माध्यम से सोसाइटी बनाया जाता था। एक एसोसिएशन का ज्ञापन करके उसको रजिस्टर्ड करके सोसाइटी से जो है रजिस्टर्ड कराया जाता था। ये एक पंजीकरण अधिनियम है 1860। तो आप यहाँ मैंने ये बात इसलिए बताई कि ये पहले से चल रहा था, लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्रचलित अवधारणाएं की दृष्टि से गैर सरकारी संगठन का उद्भव जो है 1945 माना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, 1945 माना जाता है। यही आप लोगों से पेपर में अगर क्वेश्चन बनता है वर्तमान समय का कब माना जाता है तो आप लोग कहें 1945 बोलें, ठीक है। चलिए आगे, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित अवधारणाएं, अच्छा ये हो गया, वो रिपीटेड हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने चार्टर के अध्याय 10 के अनुच्छेद 71 में, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 71 में सलाहकार की भूमिका निभाने वाले उन संगठनों को गैर सरकारी संगठन कहा जो ना कि सरकारी होते थे और ना ही राज्य सलाहकार के सदस्य में हुआ करता था। ये चार्टर एक्ट में बोला गया था, जो अध्याय नंबर 10 में संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद नंबर 71 में बोला गया था। सर किसी को ज्वाइन करा लो, कोई ज्वाइन का मैसेज कर रहे हैं। ओके, ज्वाइन। हाँ, अगर हम बात करें एक और पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ की पहली परिभाषा 27 जनवरी 1950 को इकोसोक, ठीक है, के 288 यानी 288 का 10 में दी गई थी कि इसके अनुसार बताई गई है कुछ परिभाषा जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है इस तरीके से। नीचे हम देखते हैं क्या परिभाषा बताई जा रही है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा स्थापित नहीं है उसके रूप में की गई है। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा स्थापित नहीं है उसके रूप में की गई थी गैर सरकारी संगठन को, ठीक है। तो ये परिभाषा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं एक और पॉइंट को लेकर, ताकि कोई चीज़ छूटे ना। वो चीज़ें भी मेंशन कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर जिक्र करूँगा आप सभी से। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यूरोप में गैर सरकारी संगठन के बारे में जिक्र किया गया है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के दौरान विश्व समाजवादी व्यवस्था के बिखरने या सोवियत संघ के धनराशि होने या गुट निरपेक्ष देशों के बेजान बनने या हम बात करें नव उदारवाद पर आधारित भूमंडलीकरण का अभियान पर जोर पकड़ने के साथ गैर सरकारी संगठन का महत्व बढ़ा और पश्चिमी के देशों में विशेषकर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि के धन द्वारा या धन और पथ प्रदर्शक से प्राप्त होने लगे। और कहना हो मतलब यहाँ पे कहना अगर होता है तो औपनिवेशिक काल में ईसाई धर्म का प्रचारक संस्थान की भूमिका में निभाते थे और वह अब पश्चिमी देशों द्वारा वित्त पोषित और गैर सरकारी संगठन निभाने लगे। तो ये थोड़ा सा यूरोप को लेकर बात किया गया है और थोड़ा सा अमेरिकी के बारे में बात किया गया है। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्या चीज़ है ये कि यूरोप में 20वीं शताब्दी में क्या बोला गया कि विश्व समाजवादी व्यवस्था के बिखरे, ठीक है। और यहाँ पर जो जिक्र किया गया कि बताया गया कि नव उदारवादी आधारित भूमंडलीकरण पर बल दिया जाए, ये बात बताई गई थी यूरोप में 20वीं शताब्दी में। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो फिर कह रहा है कि पश्चिमी देशों में जो अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है,
इसमें आर्थिक चीज़ों को बल दिया गया और पथ प्रदर्शन पर बल दिया गया। एनजीओ में ये काम हुए, इस तरीके की चीज़ों की जो है एनजीओ बनाई जाती थी 20वीं शताब्दी में, इस तरीके पर बल दिया गया। भारत में किस पर बल दिया गया? भारत में अगर हम बात करें तो कहता है कि दान सेवा की धारणा पर आधारित नागर समाज, जिसको आप सिविल सोसाइटी का लंबा इतिहास मानते हैं, मध्यकालीन युग में ही सांस्कृतिक संवर्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा या उसके दौरान राहत पहुंचाने वाले अनेक स्वयं संगठन जो है सक्रिय हो गए। एक प्रकार से अगर मैं बात करूं, स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संगठन, जो राज्य ही समाज में केवल काम नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसे बहुत सारे संगठन थे जिन्हें स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संगठन के रूप में जाना जाता था, जो समाज के लोगों के कल्याण की बात करता था, एकता और विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता था। वही कार्य होता था गैर सरकारी संगठन में। और ध्यान रखिएगा, इसी को अगर हम बात करते हैं तो एक स्वैच्छिकवाद शब्द देते हैं। स्वैच्छिकवाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉलंटरी के रूप में जानते हैं। और जो वॉलंटास की बात मैं करता हूं, ये वॉलंटास जो है लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता था स्वतंत्रता की इच्छा, और ये रिप्रेजेंट करता था गैर सरकारी संगठन को। तो संघ की स्वतंत्रता की बात हो या व्यक्तियों के मान्य कानूनी अधिकार के रूप में दी जाने वाली, जहां पर उसका उद्देश्य है संवर्धन के विकास के साथ में, एक साथ विकास करने के संबंध में, जहां पे एकता का विकास करने के संबंध में, लोगों के कल्याण करने के संबंध में, तो वो आपका बन जाता है गैर सरकारी संगठन। ठीक है, तो ये चीजें हमें थोड़ा सा जानना होगा। तो एनजीओ के बारे में शायद कल क्वेश्चन नहीं आया था, किसी बच्चे ने बताया तो नहीं? क्या यूजीसी में कल प्रश्न आया था एनजीओ के बारे में? कोई प्रश्न आया था एनजीओ के बारे में? कोई बताए? आया तो था सर। ये ई करके क्या ना, तो ऊपर अभी फुल फॉर्म पूछा था उसका, ECO करके। ECO करके फुल फॉर्म पूछा था। ओके, हाँ, ठीक है, चलें आगे बढ़ें, फिर बताएं, आगे बढ़ें। यस सर। तो इतनी बात आप सभी को भली भांति तरीके से पता हो गई होगी। अच्छी बात है, आप सभी लोग इसको जाने रहिएगा, समझे रहिएगा। अभी तक मैंने आप लोगों से क्या क्या बातें की हैं, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए, है ना, फटाफट। ठीक है, ध्यान से एक बार सभी लोग देख लीजिए फिर से, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं एनजीओ के बारे में, मैंने बात किया एनजीओ का नाम आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से पता चल गया कि स्वैच्छिक संगठन कहते किसे हैं। और फिर रोटरी आप ध्यान रखेंगे 1839 का नाम, ये पहले स्वैच्छिक संगठन के रूप में आया था, बाद में 1905 में जिक्र किया गया, इसका प्रारंभ हुआ। फिर अगर हम बात करते हैं, अनुमान लगाया जाता है कि 1914 में जो है कुल टोटल जो थे 1083 थे स्वैच्छिक संगठन, जो महिलाओं के मताधिकार और निशास्त्रीकरण और दास्ताओं पर आदि जैसे पर काम कर रहा था 1914 में। 1915 में बेसिकली अगर मैं बात करूं, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं, जब गैर सरकारी संगठन का जब विकास हुआ तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बात बताया था, और वो बात ये कहा था कि उसने ये बात बोला था, एक मिनट यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, कहा था कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा स्थापित नहीं है उसके रूप में की गई थी। तो ये चर्चा लिखा हुआ है ना इकोसॉफ्ट करके ऊपर, इसका ईयर पूछा था। अच्छा, इसका ईयर पूछा था, इसको आप अगर आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसको भी आप सभी लोग। इन्होंने कहा देखो ई जो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ इको शोक के बारे में, ई से आपका इकोनॉमिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा इस पर विचार करा करें, पूछ लिया करें। ठीक है, अभी देखो इन्होंने बताया, मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक होता है, उसके बाद आपका जो है एंड सोशल काउंसलिंग होता है, ये एंड सोशल काउंसलिंग होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग होगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग हो जाएगा। और इसकी अगर वर्ष के बारे में पूछा था तो आपको मैं बता देता हूँ, ये 1945 में प्रेजेंट हुआ था, 1945 में ये प्रेजेंट हुआ था। सर मेरा मैंने यही किया था 45। अच्छा, 1945 आप अगर आपने लगाया है तो फिर सही है, ये वर्ष में ये चीजें लाई गई थी। ठीक है सर 50 क्यों लिखा है सर? 50
50 कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, ये पहली 50 तो लिखा ही है। ये परिभाषा दी गई थी, ठीक है। ये 27 फरवरी 1950 को जो है इको जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इकोसोक के अकॉर्डिंग, कि इन्होंने कहा कि 288 में कि क्या बोला, इन्होंने कहा कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा स्थापित नहीं, एक रूप में स्थापित है। तो ये डेफिनेशन के रूप में आई थी, ठीक है, ये डेफिनेशन के रूप में आई थी। इसकी स्थापना एक प्रकार की ये इंस्टीट्यूट थी जो ये लाई गई है 1945 में लाई गई थी, 1945 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये 6 अंगों के रूप में आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आर्थिक, सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा समन्वय का जिम्मेदारी के बारे में या उत्तरदायी के बारे में या कर्तव्य के बारे में ये जाना गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, ये भी हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, थोड़ा फटाफट करेंगे। फिर उसके बाद मैंने यूरोप के बारे में बताया, इसने पहले क्या चीज़ें बोली कि समाजवादी व्यवस्था का विखरण के रूप में जाना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बेसिकली नव उदारवाद पर आधारित था, जहाँ पे भूमंडलीकरण का अभियान पर बेसिकली इसने बल दिया या आप कह सकते हैं जोर दिया। फिर अगर हम विशेषकर पश्चिमी देशों के बारे में बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि ने धन और पथ प्रदर्शन प्राप्त होने लगे, इस पर बल दिया एनजीओ के रूप में, एक है ना, ये चीज़ें हो गई आएंगी। और भारत में आपको पता होगा अच्छे तरीके से दान सेवा की धारणा है, और ये आधारित थी नागर समाज को, जिसको हम बोलते हैं सिविल सोसाइटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल सोसाइटी, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया है? तो एक बार मुझे जरा कंफर्म कर दीजिए। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिविल सोसाइटी है क्या, तो आप क्या जवाब आएगा आपका? सिविल सोसाइटी क्या है? नागर समाज। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ एक प्रश्न बनता है, एग्ज़ाम में आता भी है कि जो नागरिक समाज है वो कौन से क्षेत्र में साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीसरे क्षेत्र में आता है ना। अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये नागर समाज जो है तीसरे क्षेत्र में आता है, और इसी जहाँ पे सरकार और व्यवसाय से अलग होता है, जहाँ पे परिवार और निजी क्षेत्रों सहित होते हैं। मध्य यूरोप में विचारकों के अगर बारे में बात करें तो नागर समाज को नागरिक मूल्यों का एक आदर्श अवधारणा के रूप में देखा गया था, ठीक है, एक आदर्श अवधारणा के रूप में देखा गया। तो किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो तीसरे क्षेत्र में देखा जाता है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है, तीसरे क्षेत्र में इसको देखा जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। 19वीं सदी में अगर हम बात करें तो उत्तरार्ध में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार हुआ, भारत के कोने कोने में जा पहुंचा, और सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में स्वयं सेवा के माध्यम से अपने को स्थापित करने का स्वैच्छिक संगठन का रास्ता अपनाया। और इस प्रकार के प्रयासों से कुछ प्रमुख प्रारंभिक उदाहरण, जैसे अगर हम बात करें तो एक फ्रेंड इन नीड सोसाइटी है, ये नोट कर लीजिएगा, ये 1858 का है। प्रार्थना समाज, अच्छा आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं प्रार्थना समाज आया कब, तो क्या बताएंगे आप लोग? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, बताएं? 1800 नहीं 18, प्रार्थना समाज की बात कर रहा हूं, 1867 में। लेकिन इससे पहले जो था वो एक शैक्षिक संगठन के रूप में था, एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में था, और ये बात करता है आपका प्रार्थना समाज। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर स्वैच्छिक संस्था के रूप में आता है तो 1864 लगाएंगे, और हालांकि ये तो नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है तो आप 1867 लगाए। 1867 सत्य शोधक समाज के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा फुले ने जी, ज्योतिबा फूले ने। तो ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट के रूप में आया था। वेरी गुड, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें संस्था जो है सत्य शोधक समाज के बारे में, 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और ध्यान रखेंगे इनकी किताब बड़ी फेमस थी, गुलामगिरी। हाँ, गुलामगिरी इनकी किताब बड़ी फेमस, मैंने पढ़ी है सर, ये पढ़ी भी है सर मैंने। ओके, बहुत बढ़िया। फिर
करीब इनके यहाँ पे मैं पूना में पढ़ता था, वहाँ स्विमिंग में, तो वहाँ गया भी था। फुले बाड़ा है पूरा सर उनका पूरा, अच्छा। घूम के भी आया हूँ। और ये बेसिकली जो है, हाँ, ये बेसिकली वंचित वर्गों को, जो वंचित वर्ग के लोग थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते थे। ये देखो वंचित एवं महिलाओं को। अगर हम बात करें ये वाला तो पॉइंट, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। अब ये सभी एनजीओ के माध्यम से देखो आ रही, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें गैर सरकारी संगठन के माध्यम से ये मदद कर रही हैं, एक संघ के रूप में मदद कर रही हैं व्यक्तियों को, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना 1828 1828 1828 आपका ब्रह्म समाज है ना। हाँ हाँ नहीं 1875 हाँ 1875। कभी कभी ऐसे निकल जाता है ना, तो आप लोग माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हो जाता है कि नहीं, आप सभी लोगों को पता होगा अच्छे से, आप सभी लोगों से भी हो जाता होगा। तो आर्य समाज की जो हम लोगों का तो पढ़ते पढ़ते हो जाता है। हाँ, आर्य समाज का जो स्थापना हुई थी, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 1875 में, और आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा 1875 में मुंबई में इन्होंने किया था, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, और ये शैक्षिक और धार्मिक शिक्षा को लेकर काफ़ी चर्चा थे, ये काफ़ी चर्चित में रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात किया जाए तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1887 के रूप में आई थी, एक संघ के रूप में। और नेशनल काउंसिलिंग फॉर द वीमन इन इंडिया की बारे में बात करें तो 1875 में इनकी भूमिका रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। कांग्रेस तो 75 मतलब 85 में आई थी जी। एक मिनट, यहाँ आपको अगर मैं बात करूँ आपसे, आप सभी लोगों से, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये आपका सही है कि 1885 को ही लाया गया है। और आप ये भी जानते होंगे कि इसमें अगर किसी की भूमिका रही है, कोई बता सकता है मुझे किनकी भूमिका रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर हम बारे में बात कर रहे हैं तो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाँ, ए ओ ह्यूम, वेरी गुड। और इसके कलेक्टर थे इटावा के, हाँ, और इनकी अगर इनकी बात करें सदस्यता के बारे में तो दादा भाई नौरोजी सदस्यता के रूप में आए थे, और दिनसा वाचा जो थे वो भी सदस्यता के रूप में आए थे, ठीक है। लेकिन पहले अध्यक्ष थे बेमिचंद बनर्जी। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप लोगों से गैर सरकारी संगठन में, तो जो विचार विमर्श की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, वो 1877 की गैर सरकारी संगठन में सोचेंगे, वो गैर सरकारी संगठन में सोचेंगे, ठीक है। वो आप गैर सरकारी अभी आपने ऊपर देखा ना 1874 का, जैसे यहाँ पे प्रार्थना समाज था 87 का आपका ये था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे द इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ भी लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जा रही थी इसमें, ठीक है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले में भी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं नेशनल काउंसिलिंग फॉर वुमेन इन इंडिया 1875, ठीक है, ठीक है। आवाज मेरी जा रही है क्लियर? यस सर। हाँ, अब इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक प्रकार से राष्ट्रीय महिला आयोग टाइप का था। अब राष्ट्रीय महिला आयोग तो आप समझ रहे होंगे भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में हम बात करें आप लोगों से तो आप 1990 लगाते हैं अधिनियम के रूप में, जब गठित होता है तो 1992 में लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग संवैधानिक हितों के रूप में, जो कानूनी सुरक्षा के रूप में लोगों को एकजुटता के रूप में बात कर रहा है गैर सरकारी संगठन की में, तो ये आप नेशनल काउंसिलिंग फॉर ह्यूमन इन इंडिया के बारे में तो आप कहेंगे 1875, आप कहेंगे 1875, आप कहेंगे 1875, इसे आप ध्यान रखेंगे। और द नेशनल काउंसिलिंग फॉर वुमेन इन इंडिया वाज, अगर हम बात करें एक ब्रांच के रूप में, एक इंटरनेशनल काउंसिलिंग के रूप में अगर आया है तो वो आया था 1925 में। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस लाइन को, काफ़ी पॉइंट्स आज आप लोगों को मिल रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, मैं इसलिए आपको हर एक पॉइंट पर अब विचार कर रहा हूँ, कल के क्वेश्चन के पैटर्न को देखकर इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा इन चीज़ों को भी फोकस करें कि द नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वुमेन इन इंडिया वाज, अगर आपसे पूछता है कि इस्टेब्लिश करने के लेकर, जहाँ पर नेशनल ब्रांच के रूप में जब इंटरनेशनल काउंसिलिंग के लेकर बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय परामर्श की बात करता है या परिषद की बात करता है, तो वो 1925 आप उसको लगाएंगे,
1925 आप लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? सर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 है, तो ये 1887 अपन ने क्यों लिखा है सर? थोड़ा सा 18 कर दीजिए। अच्छा देखो, ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यहाँ जो आप देख रहे हैं 1885 में वो चीज़ें गठित की गई थी, तो वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं, वो विचार चल रहा था, लोगों को आपस में मतलब बना लिए थे, वो चीज़ें चल रही थी। लेकिन एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में, एक स्वयंसेवी संगठन का जो उद्देश्य होता है कि हम सर्वांगीण विकास करेंगे, इस तरीके का लक्ष्य रखने के लिए बात की गई थी 1875 में। इस तरीके के विचार विमर्श एक गैर सरकारी संगठन के रूप में पहले ये इस रूप में आई थी कि हम पहले, अभी आप कोई एनजीओ बनाएंगे तो पहले आप सोचेंगे, विचार करेंगे मैं पहले कैसा बनाऊं, पहले ड्राफ्ट करूं, फिर बिल के रूप में आए, फिर वो एक्ट के रूप में आए, इस तरीके का प्रोसीजर होता है। फिर आप उसी तरीके से आप कोई एनजीओ बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, पहले फ्री में कुछ दिन काम करते हैं, फिर उसको दिखाते हैं, फिर उस एनजीओ का जो फॉर्मेलिटी होती है उसका पूरा करते हैं आप, तो एक एनजीओ के रूप में गठित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से पहले जब ये नेशनल काउंसिलिंग 1985 में आई तो वो लक्ष्य नहीं रखे गए थे गैर सरकारी संगठन वाले, ये लक्ष्य की बात कीजिएगा 1987 में। ठीक है, ये 1987 में। अब समझ में आया अभिषेक जी? शायद अभिषेक जी पूछ रहे थे, नहीं समझ में? राजनीतिक पूछेगा तो 1885 और स्वयंसेवी संगठन पूछेगा तो स्वयंसेवी संगठन के रूप में अगर आपसे पूछेगा तो 1987 लगाना होगा। किस तरीके से रूप में भूमिका, ये 1987 ही लगाना होगा फिर। ठीक है, 1987 ही लगाना होगा। तो यहाँ ये बात भी क्लियर हो गई। एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए कि राष्ट्रीय महिला परिषद जो सर दोराब जी टाटा की एक पत्नी थी, उनकी वाइफ थी, सर दोराब जी की वाइफ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मेहरीबाई टाटा था उनका नाम, मेहरीबाई टाटा नाम था उनका। उन्होंने ही ये जो नेशनल काउंसिलिंग फॉर ह्यूमन इंडिया की बात कर रहे हैं ना, उन्हीं का नाम यहाँ पर उनकी बेसिकली भूमिका देखने को मिलती है। उनकी पत्नी थी ये। देखो उनके रिश्ते, भतीजे का नाम भी बताता हूँ, दुर्खिम का। दुर्खिम नाम क्या था सर उनका? अच्छा, मेहरीबाई टाटा लिख दूं, मेहरीबाई टाटा। समझ में आया सतेंद्र जी? तो सर इन्होंने ही बनाई थी क्या सर ये? जी इन्होंने बेसिकली इस पे परिचर्चा किए थे, इन्होंने ही ये भूमिका निभाई अपनी। और सर ये दुर्खिम क्या इनका भतीजा था? नहीं, दुर्खिम का भतीजा ही नहीं था। दुर्खिम का भतीजा क्या नाम था, किसी को याद है? मैंने बोला था दुर्खिम भतीजे हैं किसके, ये था दुर्खिम भतीजे हैं, मैंने लिखवाया भी था सर ये। हाँ, दुर्खिम भतीजे हैं किसी विद्वान के। ये दुराब जी वगैरह के नहीं, दुर्गा जी बोले नेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन इंडिया बनाया था क्या? नहीं, नेशनल काउंसिलिंग फॉर ह्यूमन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो मेहरीबाई टाटा ने बनाया है। और ये हैं जहांगीर रतन टाटा दादा भोई के पत्नी। और आपको बता दूं ये कौन है, ये वो हैं जिन्होंने जो आप पढ़ते हैं TISS 1936, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस की जिन्होंने स्थापना किया है, उनकी पत्नी है ये मेहरीबाई टाटा। छोड़िए इतने डीप में मत जाइए, उनके बारे में ना जाने, लेकिन यहाँ पे नाम आप सिर्फ याद रखें, है ना। आगे बढ़े, फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिया है उसी से टॉपिक से। बताएं जरा एक बार, क्लियर हो रहा है सभी को? प्लीज बताएं। जी सर। हाँ, नहीं समझ में आया तो भी बताएं, मैं पूरी परिचर्चा करूंगा आप सबसे। आगे बात करते हैं। 19वीं सदी में अगर हम बात करें, उत्तरार्ध में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार भारत के कोने कोने तक पहुंचा। अच्छा, ये मैं रिवीजन करवा रहा था, ये भी हो गया। सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में एक अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्वयं सेवा के माध्यम से जो है अपने को स्थापित करने के स्वैच्छिक संगठनों में रास्ता अपनाया था। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैंने ग्रुप में एक लिंक जो है मैडम ने शेयर किया है, जहां पे संविधान से संबंधित है। भाई आप लोग चैनल को उनके देखकर थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए उनके चैनल को, ठीक है? ठीक है सतेंद्र जी, बताएं। सर कहाँ ग्रुप पे? हाँ, ग्रुप में एक कभी उन्होंने हाँ
आप लोग एक बार उसे देख के सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा उनका जो है, ठीक है। बाकी वो पॉलिटी से संबंधित जो है उसमें पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों को बताती रहेंगी, ठीक है। उसको सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, सभी लोगों से, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, इस प्रकार के प्रयासों से कुछ प्रमुख प्रारंभिक उदाहरण फ्रेंड इन नीड सोसाइटी है, जहां 1858 की बात कर रहा है। और फ्रेंड नीड सोसाइटी की स्थापना, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बहुत अच्छे से सभी लोग, फ्रेंड इन नीड सोसाइटी, ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, 1858 की है, नोट करिए, हुआ नोट। एनजीओ है ये, क्या हुआ? एनजीओ है ये, एनजीओ है ये जी। क्लियर हुआ? यस सर। चलो आगे हम बात करते हैं। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, अच्छा वही चीजें थी। सत्यशोधक समाज अभी मैं बता चुका हूँ, आर्य समाज बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ सर, ये पूरे पढ़ लिए सर। हाँ ये पढ़ लिया नेशनल कांग्रेस तक हो गया। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात ऊपर करते हैं वाला छूटा है सर ये। एक, हाँ जी पीछे छूट गया कुछ, ये एक मिनट। हाँ, ये ऊपर वाला एक लास्ट पैराग्राफ। अच्छा, हाँ ओके। सर, ये वाला। यद्यपि बहुत भारत बड़ा में, ओके, यद्यपि भारत में स्वैच्छिक संगठनों की भरमार है। अच्छा ये भरमार थी पहले भी, ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो इसकी शुरुआत 1860 में हुई आधिकारिक रूप से। और आधिकारिक रूप 1860 जानते हैं 1860 क्या है? 1800 भारतीय समाज पंजीकरण अधिनियम है, जिसके तहत भारत में लागू एक एक्ट है जो साहित्यिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ उद्देश्य से जुड़ी हुई है, जो किसी भी 7 या उससे अधिक लोगों का एसोसिएशन के ज्ञापित के माध्यम से एक सोसाइटी बनाई जाती है, वही है 1860। और उसमें अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में होती है। प्रारंभ में इस क्षेत्र में क्रिश्चियंस मिशनरियों का बोलबाला रहा था, प्रारंभ में इसका मिशनरियों का बोलबाला रहा है। तो मिशनरियों की भूमिका नहीं है, बाकी जो मैंने अभी बताया है भारतीय समाज पंजीकरण अधिनियम 1860, ये भूमिका रही है। ये आप थोड़ा सा विचार करिएगा इस पॉइंट पर, केवल पॉइंट्स अपनी नोट्स बनाया करें, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है सब कुछ, है ना। कल की पीडीएफ सर अभी जी जी सर अभी जो सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है सर, इसी एक्ट के अंतर्गत होती है? बिल्कुल कोई बिल्कुल एक्ट नया बिल्कुल, अपडेट हुआ? हाँ इसी एक आपको अभी पढ़ेंगे। भारतीय ट्रस्ट है 1882 का, एक है आपका कंपनी अधिनियम जो है 1925 का, सॉरी 1926 का। और कल एक प्रश्न आया था रूपम जी कि कंपनी अधिनियम जो है 1956 के अकॉर्डिंग किस धारा में या किस धारा से रजिस्टर्ड होता है, तो वहाँ पे धारा 8 भी लिखा हुआ था, धारा 25 भी लिखा हुआ था। और मैंने जब आप लोगों को पढ़ा रहा था केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, तो मैंने बताया था धारा 25, है ना, वो मैंने बोला था, आप लोगों को पढ़ाया था। और अगर करके आए हो तो ठीक है, नहीं करके आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। सर कंपनी अधिनियम 1926 में आया है? नहीं 1956। हाँ वो अभी आप 26 सुनाई दिया था इसलिए। 25 धारा, नहीं 25 धारा, 26 नहीं 25 धारा, धारा 25, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 1905 आप भली भांति तरीके से रूबरू हैं, मैंने आपको कई बार बता भी चुका हूं, ठीक है, आप सभी लोगों को। तो मुझे जरा बताएं, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, नाम सुना होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, याद आया? जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले का एक अहम भूमिका रही है 1905 में। और इन्होंने समाज कल्याण के कार्यों के लिए विभिन्न जातीयता और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने को प्रशिक्षित करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग इसे भी। और पहले जो है सेकुलर और गैर सरकारी संगठन को गठित किए जाने के लिए जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज किया। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप इसे समझ गए हैं, मैं आपको बता चुका हूं क्या भूमिका रही है। स्वतंत्रता के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, जब भारत सरकार के द्वारा समाज कल्याण की भूमिका को वैकल्पिक और पूरक प्रयासों के तौर पर महत्वपूर्ण माना गया है। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई बताइए जरा। जी
जी 1951। 1951, वेरी गुड। कुल टोटल पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कुल टोटल 13 पंचवर्षीय योजना है जो योजना आयोग के रूप में बदल गई है। आप सबको भली भांति तरीके से पता है। 12 है ना? 13 बनाई जाती, 13 मानी जाती, 13वें पंचवर्षीय योजना तक। 13वीं में आपका स्टार्ट हो गया था पंचवर्षीय योजना आयोग। जैसे आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा, 12 तो आपको है ही है, वो तो तय है उसमें, जिसमें 1951 से लेकर 1956 के बीच में बात हुई थी और सबसे ज़्यादा कृषि और बिजली और सिंचाई के बारे में जिक्र किया गया था। बिजली, कृषि और सिंचाई को लेकर ये भी प्रश्न बनता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है। तो देखिए कितनी अहम बातें मैं आप लोगों से बोलता हूँ जो कि आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। कृषि, बिजली और सिंचाई को लेकर ये हम तब याद रख पाते हैं जब हम किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ में या शिक्षा में जब किसी से रूबरू बराबर कंटिन्यू बातचीत करते रहें। सिंचाई, बिजली, ये 3 बातें याद रखने हैं आप सभी को। और अगर मैं आपसे बात करूं दूसरी में तो वह आपका था उद्योग के लेकर। तीसरी की बात करता हूं तो ये भी था खाद्य और उद्योग के लेकर। चौथा बात करता हूं फिर कृषि की बात करता है। पांचवा बात करता है गरीबी उन्मूलन को लेकर और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर। छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूं फिर कृषि के उद्योग के बारे में बात करता है। सातवीं आपका बात करता है ऊर्जा, खाद्य को लेकर। फिर अगर मैं 8वीं की बात करता हूं तो मानव स्रोत की और शिक्षा की बात करता है। 9वीं आपका सामाजिक न्याय की बात करता है। हालांकि सारी मेरे को याद है, सारी चीज़ें बता सकता हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को सुने रहिए, समझे रहिए इन चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें भूमिकाएं होती हैं। आगे बात करते हैं। इसके दौरान साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी प्रकार के सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्यों पर गैर सरकारी संगठन को अग्रणी भूमिका रहेगी और सरकार इसके प्रयासों में पूर्ण रूप से पूरा सहयोग करेगी। तो कहने का मतलब ये रहा कि जब 1951 से लेकर 1956 के बीच में जब पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई तो उसमें कृषि, बिजली, सिंचाई के साथ साथ उसने मुद्रा स्फूर्ति को नियंत्रण करने की बात किया, शरणार्थियों को पुनर्वास करने की बात किया और इस योजना में सबसे अहम बात कि सर्वांगीण विकास की बात किया। इस योजना में कृषि पर अधिक बल दिया गया। इस योजना में आर्थिक पुनर्निर्माण पर बल दिया गया। इस योजना में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो आप लोगों से आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक दोनों चीज़ों पर बल दिया गया और ये पुनर्निर्माण के रूप में एक अहम भूमिका निभाई। गैर सरकारी संगठनों की अग्रणी भूमिका, गैर सरकारी संगठनों की एक अग्रणी भूमिका कब? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये थी पॉइंट्स कुछ जो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। तो यही प्रश्न कुछ टफ नहीं आते हैं, आप लोग ने ही प्रश्न पता नहीं कैसे कर लिया, टफ की प्रश्न टफ थे, कोई बात नहीं। और आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं 1953 में तो आपको एक नाम याद आता होगा, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना को लेकर। मैं बात कर रहा हूँ पंचवर्षीय, मैं बात कर रहा हूँ MPPSC के यूनिट नंबर 5 में, जहाँ पर NGO के नियमन के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भारत में किस तरीके से भूमिका रही है उसके और किस तरीके से नीति राज्य के रूप में काम किया है, किस तरीके से केंद्र में काम किया है। तो मैं अगर बात करूं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की, तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1953 में। और ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप सबके लिए। केंद्रीय समाज कल्याण के बोर्ड की बताएं, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये अगर हम बात करें इसकी अगर रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो कोई मुझे व्यक्ति बताएगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? इस 1960, 1953, 1955, मैंने ऑप्शन भी दे दियो चलो, और 1971, 1952। 1952 नहीं। अब सत्येंद्र जी, मैं इसके बारे में जब आप लोगों को केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आप सबसे बताया भी था 1960 में इसको रजिस्टर्ड किया गया था। हेलो, आवाज जा रही है? एक बार कंफर्म करें कि कह रहा है कि इस प्रकार की आधिकारिक मान्यता पर फंडिंग पर बाद जो है गैर सरकारी संगठन की संख्या भारत में निरंतर बढ़ती रही। सबसे सरल तरीका यह है आप कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना
आपको एक बात ये याद रखनी होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बात करूं यहाँ पर, तो एक यहाँ पे नाम आता है कि स्थापना की किसने है, तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसकी स्थापना की थी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। और ये प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी आई हैं, प्रथम अध्यक्ष के रूप में आई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा आप सभी लोग जरा, कि जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अभी मैंने बताया था 1960 वाला, 1960 नहीं, करेक्ट कर लीजिए 1969 कर लीजिए, कि जो है आपका यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग कि 1969 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को कानूनी स्थिति प्राप्त हुई थी, और ये भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। किसका रजिस्ट्रेशन हुआ था? यही केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा सभी लोग जरा, आप सभी लोग। 1969 में 1956 धारा 25 के तहत किया गया था, याद रख लेंगे सभी लोग। 1954 में राज्य और संघ क्षेत्रों में राज्य कल्याण बोर्ड की स्थापना हो गई। तो राज्य कल्याण बोर्ड की अगर बात करता है, ये तो केंद्र की बात हुई थी, केंद्र की बात हुई 1953 में, और एक साल बाद 1954 में 1954 में अगर मैं बात करूं तो ये राज्य में आ जाता है। तो इसलिए राज्य समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो तब आप बोलेंगे 1954 में हुई है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना का जो उद्देश्य ये था कि देश भर में खासकर अछूत क्षेत्रों में जहां पे कल्याण सेवाओं के विस्तार के लिए स्वैच्छिक समाज कल्याण एजेंसी को बढ़ावा देने के लेकर विभिन्न विभागों और कल्याण और विकासात्मक गतिविधियों को कोऑर्डिनेशन करने में एक अहम भूमिका बनाई गई थी 1954 में, जब राज्य सरकार की भूमिका थी। तो ये राज्य सरकार 1954 में आ जाएगा, 1953 में केंद्र सरकार आ जाएगा। केंद्र सरकार की कुछ पॉजिटिव बातें याद रखेंगे हम सभी लोग, जहां पर सहायक अनुदान, कल्याण विस्तार, महिला मंडल, सामाजिक आर्थिक कल्याण, डेयरी स्कीम और सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, और किशोरी बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता, राष्ट्रीय शिशु गृह, अल्पावास गृह, ये सभी महिला सशक्तिकरण योजना, ये सभी क्रियाविधि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के तहत में हम रख लेते हैं। ये पॉजिटिव बातें। अगर 1954 की बात करेगा तब हम इसमें क्या क्या बातें याद रखेंगे, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, या तो समझ लीजिएगा आप सभी लोग अच्छे से। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है कि कल्याण सेवाओं को विस्तार करना, स्वैच्छिक समाज कल्याण एजेंसी को बढ़ावा देना, और कहता है कि यहाँ पर विभिन्न विभाग के द्वारा कल्याण और विकासात्मक गतिविधियों में समन्वय लाना, ये क्रियाविधि करता है राज्य वाला। ठीक है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख ने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष रही हैं, और इन्होंने ही मार्गदर्शन में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को लेकर विभिन्न कल्याण योजनाओं की शुरुआत किया था दुर्गाबाई देशमुख। तो 2-3 बातें यहां से आपको ध्यान रखना होगा, बस ये आपका क्लियर हो जाएगा ये स्लाइड। एक भी पॉइंट अब आप लोगों को मैं छोड़ नहीं रहा हूं, डीप से डीप चला जा रहा हूं आप सभी को बताने के लिए, हर एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। शायद आप समझ भी रहे होंगे मेरी बात, एक बार स्पष्टीकरण करें। यस सर जी, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं 1958 के बारे में, 1958 के बारे में बात करते हैं। और एक और पॉइंट आपके सामने आ रहा है यहाँ पर कि बड़ी स्वैच्छिक संघों, बड़ी स्वैच्छिक संस्थानों के संघ के तौर पर, ठीक है, एसोसिएशन फॉर वॉल्यूमेंट्री एजेंसीज फॉर रूरल डेवलपमेंट का गठन किया गया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ अगर मैं आप सबसे बात करूं, और आप सभी लोग भलीभांति तरीके से जानते होंगे, ये बात कर रहा है ग्रामीण को लेकर, ग्रामीण डेवलपमेंट को लेकर। यहां पर समझ रहे हैं आप लोग, ये संघ की बात कर रहा है, फॉर वॉलंटरी की बात कर रहा है, जहां पे एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट में अवार्ड का गठन किया गया था। तो ये स्वैच्छिक संगठन के रूप में ही आया था ये,
ये अगर कोई आया हुआ है तो ये स्वैच्छिक संगठन के रूप में ही आया है। अगर मैं बात करूं, आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा, पंचायती राज मंत्रालय में, जिसके माध्यम से आपको रूरल टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे तरीके से रूबरू होंगे। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखना, कोई बिल बजा रहा है, कहेंगे तो आप तुरंत कहना कि रूरल डेवलपमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1958 में ये बेसिकली इसकी भूमिका रही है। 1958 में इसकी भूमिका रही है। आगे अगर हम बात करते हैं, फिर कहता है कि यहाँ पर देखिए 1965 है, ये 1965 लिखा हुआ है ना। 1965 और 66 और 67 में पड़े सूखे और दौरान राहत कार्यों के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों ने भारत में प्रवेश किया और यहीं होकर जो है रह गए। अच्छा, ये स्टेटमेंट कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए, ठीक है, तो इसको आप सभी लोग इसको रहने ही दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट की अगर हम बात करें, बेसिकली ये अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको एक बात याद आ रही होगी अच्छे तरीके से, जो 1965 और 66 की मैं बात कर रहा हूं। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आई थी, 1961 से लेकर 66 के बीच में, और उसके बाद 66 से लेकर 67 के बीच में एक अवकाश काल रहा था। याद आ रहा है किसी को याद आ रहा है क्या? एक बार अगर याद आ रहा है तो मुझे बताएं। यस सर। सर वो हाँ, तो एक अवकाश काल रहा था उस समय, और उस अवकाश काल के बारे में जो जिक्र करने की चर्चा हो रही है यहाँ पर, ये एक एनजीओ वहाँ पे एक भूमिका निभाई थी अपनी। उस समय एक राहत कार्य किया था, क्योंकि आर्थिक स्थिति और युद्ध होने के कारण जो था पूर्ण रूप से सही तरीके से जो है वृद्धि नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति डाउन हो गई थी भारत की। तो उस समय अवकाश काल हो गया था, और उसी अवकाश काल में ये भूमिका पड़ा है जहाँ पे स्वयंसेवी संगठनों की एक अहम भूमिका निभाई गई थी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अगर प्रश्न देखो, यहीं से आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करना चाहिए था कि ये चीज़ें कहाँ से उठा के डाल दिया है कि ये आप पंचवर्षीय योजना से आप समझते तो भी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाता, आप सभी लोगों को ईजिली आप सभी लोग समझ जाते क्या भूमिका रही थी उसकी, ठीक है। सरल तरीके से आप सभी लोग समझ जाते हैं यहाँ पे। चलिए आगे हम बात करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, है ना। 1980 में, जहां समझ नहीं आएगा आप मुझसे विचार करेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों से। 1980 के दशक में स्वैच्छिक संगठनों के स्वरूप में काफी विशिष्टता आने लगी और स्वैच्छिक सेवा के आंदोलन 3 प्रमुख समूहों में विकसित हुआ। अब हम बात करेंगे अगर हम बात करें गैर सरकारी संगठन का पहला समूह बना, और इस पहले समूह में कहा गया था, देखो अगर आपसे प्रश्न पूछे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि स्वैच्छिक संगठनों को आप बताएं जरा आंदोलन के रूप में कब इसको समूह के रूप में या आंदोलन के रूप में 3 समूह में डिवाइड किया गया, कब, तो आप कहेंगे 1980 में। और 1980 में स्वैच्छिक संगठनों को कितने भागों में समूह के रूप में विकसित किया गया? 2, 3, 4, 5, तो आप कहेंगे 3। तो 2 तरीके से प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल सकते थे, ठीक है। हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है ना, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर विचार करें। गैर सरकारी संगठनों का पहला समूह, तो पहले समूह में वे पारस्परिक समूह मूलक स्वैच्छिक संगठन आते हैं जो किसी एक गांव या गांवों के समूह में जाकर साक्षरता कार्यक्रम चलाते हैं, किसानों के फसलों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहन करते हैं, पशुधन की अगर हम बात करें प्रजातियों को पालने के लिए ग्रामीणों को तैयार करते हैं जो अधिक लाभ दे सके, बुनकर और अल्प जो है ग्रामीण शिल्पकारों का अपना उत्पादन बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं और प्रेरित भी करते हैं। कहने का सिंपल सी बात है, आप सभी लोग भलीभांति तरीके से समझ गए होंगे कि ये साक्षरता कार्यक्रम चलाता था, किसानों के लिए अगर हम बात करें फसलों के बारे में बात करता था, गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करने की बात करता था, ठीक है। तो ये पहला समूह था गैर सरकारी संगठन का, 1980 के दौर की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। और इसी में अगर हम बात करें तो आप एक नाम देख रहे हैं बाबा आमटे का, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, है ना। बाबा आमटे की भूमिका जरा बताएं किस आंदोलन में थी बाबा आमटे की? भारत जोड़ो अभियान? नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन को संबंध में बाबा आमटे की एक भूमिका रही है। किस आंदोलन से ये ज़्यादा फेमस रहे
भारत छोड़ो आंदोलन उनका कहाँ था? हैं? नहीं, भारत जोड़ो जोड़ो वाला था ना, जो कन्याकुमारी से वहाँ मतलब वहाँ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से आसाम तक का। अच्छा, आनंद वन इन्हीं का है ना? आनंद वन इन्हीं का है, हाँ। बाबा आमटे का ऑप्शन जी, ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन दीजिए, बताते हैं। अच्छा, मतलब मैं ऑप्शन दे दूं यहाँ पे तो ये बताएंगे। चलो कोई बात नहीं। जो इनका विचार आया है बाबा आमटे को लेकर कि एक इनकी जो भूमिका रही है जहाँ पर इन्होंने कहा है जोड़ने को लेकर, ठीक है, तो इनका एक प्रकार से आप लोगों ने सुनना होगा जो वो था क्या बोलते हैं इसको, मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन में जिनकी भूमिका रही है मेघा पाटकर का, तो उसी में इस आंदोलन के अगर हम बारे में बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनकी भूमिका रही है बाबा आमटे जी की, ठीक है। मेरा प्रश्न यही था बाबा आमटे का, जहाँ पे इन्होंने जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक अहम भूमिका निभाया था इन्होंने, और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को पुनर्वास के संबंध में सशक्तिकरण के रूप में इन्होंने काम किया था, ठीक है। बाबा आमटे ने इस पर भी काम किया था, ठीक है। तो यही था मेरा सवाल। बाकी जो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ना का जो आंदोलन चलाया गया था ये भी बाबा आमटे का ही था, तो वो था 1985 का, वो था आपका 1985 का, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। असम से गुजरात तक चलाया था इन्होंने, और बाबा आमटे ने यह संगठन से अपने चुनिंदा क्षेत्रों में समुदाय का हिस्सा बन गया। और जब भारत में बाबा आमटे के द्वारा कुष्ठ रोगियों, देखो अभी मैंने आपको बताया था ना, यही मेरा जो मीनिंग था वो यही था, पूछने का जो तात्पर्य था मेरा इसी से संबंधित था कि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो कभी कभी अगर प्रश्न में आ जाता है कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को पुनर्वास और सशक्तिकरण में किन का नाम आता है, तो बाबा आमटे का नाम आता है, ठीक है, बाबा आमटे का नाम आता है। तो आप लोग उसी को मैच करेंगे। और रोगियों के लिए शुरू किया था इन्होंने, तो संगठन और इस प्रकार से स्वैच्छिक संगठनों का उत्तम एक उदाहरण भी माना जाता है। बाकी आप जो चीज़ें मैं आपने बताया है वो भी आपको ध्यान रखना, वो भी था, लेकिन इस टॉपिक से वो हट के है, इस टॉपिक से वो टॉपिक हट के है, ठीक है। तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो एक आंदोलन चलाया था, ये भी हमें ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा समूह के बारे में बात करें तो गैर सरकारी संगठन में ये बोला जाता है कि जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में गहन अनुसंधान किया हो, तो गहन शोध की बात किया था दूसरा जो है संगठन था इसका। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोग देख रहे हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बारे में किसी को पता है? 1980 में चलाया गया था, ये नहीं पता आप नोट कर लें। 1980 में चलाया गया था, ये विज्ञान और पर्यावरण केंद्र था, ये है ना, नई दिल्ली में चलाया गया था। अनिल क्या नाम था उसका, अनिल अग्रवाल। कौन थे ये इसके? 1980 में अनिल अग्रवाल थे, ठीक है। तो आप इसी भी ध्यान रखेंगे, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का जो संगठन बनाया गया था ये भी था इसमें दूसरा समूह में। और 1980, कब? 1980, ठीक है। किसका नाम आएगा? अनिल अग्रवाल का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? अनिल अग्रवाल का नाम आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? नई दिल्ली में है, हाँ। ये भी एक प्रकार की एनजीओ था जो सार्वजनिक हित को लेकर अनुसंधान और वकालत का संगठन था, ये वकालत का संगठन था। भारत में जो पर्यावरण विकास के मुद्दे को एक थिंक टैंक के रूप में काम करता था, एक थिंक टैंक के रूप में। अगर भारत के अगर मुद्दों के अगर काम करने की बात करता हूं मैं 1980 के दौर में, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट वाला ही था। इसी को इन शॉर्ट में बोलते हैं CSE बोलते हैं इन शॉर्ट में, 1980, ठीक है। अनिल अग्रवाल स्थापित किया था 1980 में। प्रकार था इसका जनहित अनुसंधान। अगर हम बात करते हैं भारत में था, मुख्य रूप से अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक इस केंद्र के निदेशक हुआ करती थी, उनका नाम था सुनीता नारायण। उनका क्या नाम था? सुनीता नारायण। याद रखिएगा, सुनीता नारायण का नाम निदेशक के रूप में देखने को हमें मिलता है यहाँ पर दूसरे वाले में। आगे बात करते हैं तीसरे वाले में, फिर क्या था? तीसरे वाले में देखते हैं जहाँ पे स्वयं सेवकों का था, जो अपने आप एक अन्य गैर सरकारी संगठन की अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखा गया।
स्पष्ट रूप से इस वर्गों में स्वैच्छिक संगठन के कुछ सीमा आंदोलन जैसी गतिविधियां सक्रिय रही थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इस प्रकार का टाइप बन गया था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन इस संगठन का एक प्रकार का टाइप बन गया था। यह एक प्रकार से सर्वोत्तम हम इसको उदाहरण मान सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सबको पता होगा कि ये मध्य प्रदेश में जो है चलाया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन बेसिकली, और आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा मेघा पाटकर का एक अहम भूमिका रही है इसमें, और इसका उद्देश्य जो था पर्यावरण विनाश और उसके लोगों को विस्थापन से रोकना। उद्देश्य क्या था? पर्यावरण को विनाश से बचाना था, लोगों को जो विस्थापन कर रहे हैं उनको रोकना था, इसका उद्देश्य था। और आंदोलन का बेसिकली एक और उद्देश्य था कि कारण का विस्थापन, जो रीजन बताया जा रहा था लोगों के द्वारा कि सरकार के द्वारा दी जा रही थी राहत कार्यों को लेकर देखरेख और अधिकारों के लिए न्यायालय में जाना पड़ना। तो इस तरीके की क्रियाविधि जो है देखने को हमें मिलती थी इसमें। ठीक है, बस करें आज के लिए इतना ही रखें, बाकी हम लोग आगे यहाँ से कल शुरुआत कर देंगे वॉलंटरी के बारे में। लैटिन भाषा में वॉल्टस क्या शब्द है, यहीं से मैं कल आप लोगों से शुरुआत कर दूंगा। थोड़ा सा हम लोगों ने डीप में चले गए हैं जिस वजह से थोड़ा सा समय लगा है ना।